हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वर्क डन इक्वेशन फॉर सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर निग्लेक्टिंग क्लियरेंस वॉल्यूम। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि कंप्रेसर एक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। कंप्रेसर को रन करने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई करना पड़ता है। तो कितना पावर हमें सप्लाई करना होगा या वो कंप्रेसर कितना पावर कंज्यूम करेगा, उसका एस्टिमेशन कैसे मिलेगा? वो एस्टिमेशन सिर्फ वर्क डन फॉर्मूला से मिलेगा। जब हम वर्क डन फॉर्मूला डिराइव करते हैं और उस पर से थियोरेटिकल पावर कंजप्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीन अलग अलग प्रकार की कंप्रेशन प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक है, पॉलीट्रोपिक है और आइसोथर्मल। तो तीनों प्रकार के कंप्रेशन प्रोसेस के लिए पावर कंजप्शन अलग अलग होगा। तो वो सब हम इस वीडियो में जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले पहली स्लाइड में मैंने पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम दिखाया है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन समझ लेते हैं। ऊपर जो है वो पीवी डायग्राम है और नीचे जो दिखाया है वो टीएस डायग्राम है। आप पीवी डायग्राम जब देखेंगे तब यहाँ तीन प्रोसेस है। प्रोसेस 4 to 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर 1 to 2 एक कर्व है और 2 to 3 वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो बेसिकली देयर आर थ्री ऑपरेशंस। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की बात करते हैं तो देयर आर थ्री ऑपरेशंस और थ्री प्रोसेसेस। सबसे पहली प्रोसेस क्या है? प्रोसेस 4-1। इट इज अ सक्शन प्रोसेस and suction process occurs at constant pressure P1 and constant temperature T1। आप देख सकते हैं इनिशियल प्रेशर P1 है यहाँ, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ 4-1, इट इज अ सक्शन प्रोसेस। प्रोसेस 4-1 जो है वो सक्शन प्रोसेस है जहां प्रेशर कांस्टेंट रहता है और एटमॉस्फेरिक एयर की एंट्री रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के सिलेंडर में होती है। दिस इज अ सक्शन प्रोसेस 4-1। तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, साथ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। अभी बात करते हैं दूसरी प्रोसेस 1 to 2। तो आप देख सकते हैं ये 1 to 2 बीच वाली लाइन कर्व जो है, लाइन नहीं है लेकिन कर्व जो है 1 to 2, इट इज अ प्रोसेस 1-2 विच इज रियल कॉम्प्रेशन प्रोसेस, जहां रियल कॉम्प्रेशन होता है। तो इट इज अ प्रोसेस 1-2। और वो जो कॉम्प्रेशन होता है वो जो लॉ है पीवी रेस टू एन इज इक्वल टू सी, उस लॉ के अनुसार होता है। पीवी रेस टू एन इज इक्वल टू सी। और हमें पता है कि जब कंप्रेशन प्रोसेस होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ता है तो साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम रिडक्शन होता है। इनिशियल वॉल्यूम आप देख सकते हैं V1 था, लेकिन जैसे कंप्रेशन प्रोसेस हुई तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वॉल्यूम की कितना मिला? V2। सो फ्रॉम V1 द न्यू वॉल्यूम इज V2, मीन्स वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ। तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज। प्रेशर के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये दूसरी प्रोसेस हुई। और तीसरी प्रोसेस कंप्रेस्ड एयर जो है वो हम डायरेक्टली स्टोरेज टैंक या रिसीवर में सप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं डिलीवरी। तो डिलीवरी भी कांस्टेंट प्रेशर पर बनता है। सो 2 to 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 2 to 3, ये कांस्टेंट प्रेशर डिलीवरी प्रोसेस है। तो प्रोसेस 2-3 इज मार्क्ड हियर, इट इज अ डिलीवरी प्रोसेस। और डिलीवरी प्रोसेस के बाद वो कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज टैंक में स्टोर होती है और जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां हम सप्लाई कर सकते हैं। एंड सिमिलरली द साइकिल इज रिपीटेड। आई होप इट इज क्लियर। तो ये पीवी डायग्राम की बात हुई। अभी तीन प्रोसेस में आप देख सकते हैं सक्शन प्रोसेस जो है वो से एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, डिलीवरी प्रोसेस है वो भी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन जब कॉम्प्रेशन प्रोसेस की बात है तो देर आर थ्री ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस है। कॉम्प्रेशन किस ढंग से होता है उसके अनुसार कॉम्प्रेशन प्रोसेस डिफाइन की गई है, क्योंकि उसके लिए तीन अलग अलग पाथ है। तो कैसे कॉम्प्रेस करते हैं वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कॉम्प्रेस करेंगे उसके अनुसार पावर कंजप्शन होने वाला है। अगर ये पीवी डायग्राम का एरिया कम है मीन्स वर्क डन रिक्वायरमेंट विल बी लेस। अगर ये एरिया ज्यादा है तो पावर रिक्वायरमेंट विल बी मोर। तो किस प्रकार की कंप्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। चलिए, नाउ वी कम टू दिस स्लाइड, कंप्रेशन प्रोसेस।
सो कंप्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं देयर आर थ्री ऑप्शंस कंप्रेशन प्रोसेस। मैंने यहाँ तीन ऑप्शंस बताए। कंप्रेशन प्रोसेस इट में बी आइसेंट्रोपिक और पॉलीट्रोपिक और आइसोथर्मल। तीनों में से कोई एक प्रकार की कंप्रेशन प्रोसेस हो सकती है और उसके अनुसार, याद रखें, उसके अनुसार पावर कंजप्शन होगा, वर्क रिक्वायरमेंट होगी। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस मींस क्या, हम पढ़ चुके हैं पहले भी प्रीवियस चैप्टर्स में। आइसेंट्रोपिक मींस हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। तो दिस प्रोसेस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ हीट ट्रांसफर, कोई हीट ट्रांसफर होता नहीं है। और उस प्रोसेस को यहां मैंने पीवी डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहला जो कर्व है ये 1 to 2 डबल डैश, वो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 1 to 2 डबल डैश। और उसका जो गवर्निंग लॉ है वो है पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी। गामा जो हमें पता है सीपी अपॉन सीवी, तो गामा की वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे, लेकिन पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर। अभी दूसरी प्रकार की जो प्रोसेस है, जब मैं अंदर की बात करता हूं यहां से 1 to 2 डैश, ये अंदर वाला कर्व, तो वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। आइसोथर्मल मींस क्या, हमें पता है कि उस प्रोसेस दरमियान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। 1 to 2, तो T1 जो था वो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन T2 भी सेम ही रहेगा, T1 इज इक्वल टू T2। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और उस प्रोसेस को मैंने यहाँ पीवी डायग्राम में दिखाया है 1 to 2 डैश। और इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये दो एक्सट्रीम मोड है। द कंप्रेशन प्रोसेस में बी आइदर आइसेंट्रोपिक और आइसोथर्मल, लेकिन आइडियल दोनों केसेस है। एक्चुअल प्रोसेस ये दोनों के बीच बनती है, और एक्चुअल प्रोसेस जो होती है उसको हम कहते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और उसका गवर्निंग लॉ है पीवी रेस टू एन इज इक्वल टू सी। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस द कंप्रेशन प्रोसेस इज नाइदर आइसेंट्रोपिक नॉर आइसोथर्मल, बट इट मे बी पॉलीट्रोपिक। तो उस कर्व को हमने लिया है 1 to 2। तो तीनों प्रोसेस आपको समझ में आ गई, किस प्रकार की कंप्रेशन प्रोसेस फॉलो होती है उसके अनुसार पावर कंजप्शन होगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पावर कंजप्शन कितना करेगा कंप्रेसर, वो ये कंप्रेशन प्रोसेस पर डिपेंडेंट है। आइसेंट्रोपिक मींस हीट ट्रांसफर जीरो। आइसोथर्मल एक ऐसी प्रोसेस जहां हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल बात है। एक्चुअल प्रोसेस एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों के बीच की वैल्यू, जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है वहां हमें इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी एन। देखो यहाँ पीवी रेस टू क्या है, 1 है, यहाँ पीवी रेस टू गामा है, गामा मीन्स 1.4। तो एक्चुअल प्रोसेस 1 और 1.4 के बीच की बनती है। वो 1.2 भी हो सकता है इंडेक्स की वैल्यू, 1.3 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, इट मे बी। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अभी मैं तीन प्रोसेस की बार बार चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में वर्क डन फॉर्मूला जब पूछा जाएगा तो ये तीनों प्रोसेस के लिए आपको डिराइव करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो तीनों प्रोसेस के लिए हमें डिराइव करना, तो पहले प्रोसेस तो समझ में आनी चाहिए। तो ये प्रोसेस मैंने टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जो है वहां पर भी दिखाया है। ये टीएस डायग्राम जो है, देखिए, ये पहली प्रेशर लिमिट है P1 इनिशियल प्रेशर, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन जो प्रेशर है वो कर्व है P2। और यहाँ तीन प्रोसेस मैं अलग लाइन से दिखाऊं तो हाइलाइटर से, तो पहली प्रोसेस है 1 to 2 डबल डैश, ये वर्टिकल लाइन जो है आप देख सकते हैं 1 to 2 डबल डैश, वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक मींस हीट ट्रांसफर जीरो, लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो S1 इज इक्वल टू S2 डबल डैश। अगर आप यहाँ एंट्रोपी मेजर करेंगे तो एंट्रोपी दोनों की सेम रहती है, S1 इज इक्वल टू S2 डबल डैश। दूसरी प्रोसेस जो है आइसोथर्मल, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 इज इक्वल टू T2 डैश।
लेकिन एक्चुअल जो प्रोसेस है वो दोनों के बीच की है, तो ये एक्चुअल प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस 1 2। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर भी हमने तीनों प्रोसेस दिखाई है, 1 2 2 डबल डैश, 1 2 डैश, एंड एक्चुअल प्रोसेस इज 1 2। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर इन योर माइंड। चलिए, अभी तीन प्रोसेस समझ में आ गई है, तो आगे हम वर्क डन फॉर्मूला डिराइव करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला केस हम लेते हैं पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस। सबसे पहला केस हम लेंगे पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस। मैं हाइलाइटर का कलर बदल दूं, तो ये पहला है पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस, जिसका आइडेंटिफिकेशन है पीवी रेज टू एन इज इक्वल टू सी। और पीवी रेज टू एन इज इक्वल टू सी पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस है, तो वर्क डन फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे उसकी बात है। अभी यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन ये है और फाइनल कंडीशन ये है। समझो कि कंप्रेशन के शुरुआत में जो एयर है उसका प्रेशर P1 है, इनिशियल कंडीशन प्रेशर P1 है, और प्रेशर को हम मेजर करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। उस वक्त एयर का वॉल्यूम जो है सिलेंडर में वो V1 है, वॉल्यूम को मेजर करेंगे मीटर क्यूब में। और उस वक्त टेम्परेचर जो है वो T1 है, और T1 हम इंडिकेट करेंगे केल्विन में, ठीक है। और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेसर खत्म हो जाता है, तब नया प्रेशर जो मिलता है वो P2 है, नया वॉल्यूम जो मिलता है V2 है, और नया टेम्परेचर होगा T2 है। ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा मीन्स P2 इज ग्रेटर देन P1, वॉल्यूम कम होगा मीन्स V2 इज लेस देन V1, एंड टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो T2 इज ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन कब, किस प्रकार की कंप्रेशन प्रोसेस है तब की बात है। पॉलीट्रॉपिक है तो हम कह सकते हैं कि भी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन अगर आइसोथर्मल होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन आल्सो T2 विल बी इक्वल टू T1। लेकिन पॉलीट्रॉपिक की बात है तो टेम्परेचर बढ़ता है, वो मान के चलते हैं। तो हमने पहले इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन लिख दी। अभी इंडिकेटेड वर्क डन ऑन एयर पर साइकिल कैसे डिराइव करेंगे। इंडिकेटेड वर्क मींस थियोरेटिकल वर्क कैलकुलेट करना है, तो वो पीवी डायग्राम पर से हम कैसे डिराइव करेंगे। तो पीवी डायग्राम में हमें पता है कि पीवी डायग्राम का जो एरिया है वो एरिया थियोरेटिकल वर्क इंडिकेट करता है। अभी ये जो प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन प्रोसेस मींस कौन सी लाइन है, 4 to 1, आप एक बार देख लीजिए। देन 1 to 2 ये, एंड 2 to 3, और ये यहाँ वर्टिकल लाइन। तो इसके अंदर वाला जो एरिया है, ये एरिया अगर मुझे मिल जाए थियोरेटिकली, और वो एरिया का मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, तो वो मुझे वर्क डन देगा। मींस कंप्रेसर कितना पावर कंज्यूम करेगा उसका मुझे एस्टिमेशन मिलेगा। तो W इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, एरिया 1 2 3 4 1। देखिए, एरिया 1 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, ये बाउंडेड जो एरिया है वो एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। अभी ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं। पहले मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये जो एरिया है एक रेक्टेंगल, देखिए मैं एक अलग कलर से दिखाता हूं कौन सा एरिया, लेट मी टेक ब्लू पेन। तो एक तो ये रेक्टेंगल बनेगा, देखिए ये एक रेक्टेंगल बनेगा यहां से यहां तक। तो मैं पहले ये रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा, फिर ये कर्व के नीचे वाला एरिया मीन्स यहां तक एक दूसरा एक कर्व बनेगा, और उसमें से नीचे वाला एक रेक्टेंगल में सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे रियल एरिया मिलेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया 2 3 5 6 2, पहला जो मैंने रेक्टेंगल बनाया 2 3 5 6 2, प्लस एरिया अंडर दिस कर्व 1 2 मीन्स 1 2 6 7 1, और उसमें से मैं सब्सट्रैक्ट करने वाला हूं एरिया 1 4 5 7 1। तो वो हमने लिख दिया, एरिया एरिया 2 3 5 6 2 प्लस एरिया 1 2 6 7 1 माइनस एरिया 1 4 5 7 1। ये एरिया के 3 जोन बना दिए हमने। पहले दो एरिया का एडिशन, उसमें से नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा। अभी ये एरिया हम क्यों अलग 3 जोन में डिवाइड किया, कि हम तीनों एरिया अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो रेक्टेंगल बनता है, देखिए ये समझने की बात है,
ये पहला जो वर्टिकल रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया मीन्स एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हाइट कितनी है, यहां तक का प्रेशर, जो ओरिजिन से यहां तक का प्रेशर P2 है, और यहां तक का वॉल्यूम कितना है V2। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, एक वर्टिकल डायमेंशन है। वर्टिकल डायमेंशन P2 है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन V2 है। तो P2 इंटू V2 मीन्स L इंटू B। तो P2 V2 पहला एरिया मिला, एरिया अंडर दिस 2 3 लाइन P2 V2। फिर एरिया अंडर दिस कर्व, जो कर्व है 1 to 2, वो तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। वो डायरेक्टली हम रेडीमेड इस्तेमाल करते हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस की वर्क डन फॉर्मूला आप भी जानते हैं, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय n-1। क्योंकि यहाँ हम कर्व है, तो कर्व के नीचे कितना एरिया होगा वो इस इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे, और माइनस एक रेक्टेंगल जो नीचे बचा उसका एरिया। तो नीचे रेक्टेंगल आप देख सकते हैं ये है, यहां से यहां। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना V1, वर्टिकल डायमेंशन कितना P1। तो P1 इंटू V1, और वो सब्सट्रैक्ट होगा, पहले दो का एडिशन माइनस 1 सब्सट्रैक्शन। आई बात समझ में? आई थिंक इट इज क्लियर। P2V2 प्लस दिस पार्ट माइनस P1V1। अभी जब हम ऐसा इक्वेशन लिखते हैं, तो P2V2 और P1V1 जो है उसको एक अलग ग्रुप में मैं लिख देता हूं, P2V2 माइनस P1V1, प्लस इसको सेपरेटली मैं लास्ट में लिखता हूं P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय n-1। ऐसा लिखने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि दोनों टर्म्स में P2V2 माइनस P1V1 कॉमन है। तो P2V2 माइनस P1V1 जब कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 प्लस यहाँ 1/n-1, 1 प्लस 1/n-1, ऐसा टर्म बचेगा। अभी P2V2 माइनस P1 में तो एज इट इज रखा, लेकिन यहां जब हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा n-1। तो n-1 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो n-1 प्लस 1। तो ऐसे हमें वो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा। n-1 प्लस 1 मीन्स -1 प्लस 1 चला जाएगा, तो सिर्फ ऊपर बचेगा n, और नीचे n-1 है, और आगे P2V2 माइनस P1V1 है। तो यही इक्वेशन को मैं कंटिन्यू करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या मिलेगा, P2V2 ये जो बनाया है n-1, वही इक्वेशन P2V2 फिर यहां तक P2V2 माइनस P1V1 n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, यहां से, क्योंकि ये ऊपर वाला तो सेम पार्ट रिपीट किया है कंटिन्यूएशन के लिए, n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n-1। तो यहाँ n/n-1 बचता है, उसको मैंने आगे लिख दिया, और ब्रैकेट में P2V2 माइनस P1V1, और ये जो वर्क डन आएगा उसका यूनिट होगा जूल पर साइकिल, मीन्स एक साइकिल में इतना जूल वर्क रिक्वायरमेंट रहने वाला है। अभी n/n-1 इट इज ओके, और ब्रैकेट में जो P1V1 है उसको मैं बाहर निकालता हूं, तो अंदर रहेगा P2V2 डिवाइडेड बाय P1V1 माइनस 1। मीन्स अंदर वाला टर्म जो है उसमें से उसको मैंने P1V1 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड किया वो टर्म P1V1 को बाहर निकालते हैं, तो P2V2 अपॉन P1V1 माइनस 1 जूल पर साइकिल, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। क्योंकि यहाँ इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म है, तो ये सबसे पहला इक्वेशन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए याद रखें, n/n-1 P1V1 इन द ब्रैकेट P2V2 डिवाइडेड बाय P1V1 माइनस 1 जूल पर साइकिल। अभी यही इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, याद रखें 1 2 जो है हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो उसके लिए हमारा इक्वेशन जो है PV रेस टू n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स P1V1 रेस टू n इज इक्वल टू P2V2 रेस टू n, P1V1 रेस टू n इज इक्वल टू P2V2 रेस टू n। और उस पर से जब हम V2 को सेपरेट करेंगे, V2 अपॉन V1 रेस टू n इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे हम P1 अपॉन P2, और उस पर से V2 अपॉन V1 इंडेक्स को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो P1 अपॉन P2 रेस टू 1 अपॉन n, और यहाँ टर्म्स को इंटरचेंज करते हैं, मीन्स रेसिप्रोकल करते हैं, तो P2 अपॉन P1 करते तो इंडेक्स की वैल्यू माइनस हो जाएगी, -1 अपॉन n। ये क्यों करने की जरूरत हुई,
हमें V2 अपॉन V1 की वैल्यू इंसर्ट करनी है जो प्रीवियस इक्वेशन था प्रीवियस स्लाइड में। ये V2 अपॉन V1 जो है, V2 अपॉन V1 वहां हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ V2 अपॉन V1 इन द इक्वेशन नंबर 1। तो होगा क्या, W इज इक्वल टू N अपॉन N माइनस 1, P1 V1, P2 अपॉन P1 तो था, लेकिन V2 अपॉन V1 था, उसकी जगह मैंने लिख दिया P2 अपॉन P1 रेज टू माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। और इसको सिंप्लीफाई करते तो N अपॉन N माइनस 1, इट्स ओके, P1 V1 भी एज इट इज। लेकिन यहाँ P2 अपॉन P1 एक बेस बन जाता है और उसका इंडेक्स यहाँ 1 है और यहाँ माइनस 1 अपॉन एन है। तो दोनों का एडिशन होगा तो 1 माइनस 1 अपॉन एन कॉमन बेस बनेगा P2 अपॉन P1, और लास्ट में माइनस 1 तो है ही। तो फिर सिंप्लीफाई करते तो एन अपॉन एन माइनस 1, P1 V1 एज इट इज। यहाँ क्या बना, P2 अपॉन P1 बेस जो है, लेकिन यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं तो एन मिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, एन माइनस 1 ऊपर रहेगा, एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये इक्वेशन जो बना वो दूसरा फॉर्म, सेकेंड नंबर इक्वेशन, एन अपॉन एन माइनस 1 P1 V1 इन द ब्रैकेट P2 अपॉन P1 रेज टू एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अभी यही इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। हम जानते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू MRT1, तो इक्वेशन को इस ढंग से भी लिख सकते हैं, एन अपॉन एन माइनस 1 P1 V1 की जगह MRT1, और यहाँ P2 अपॉन P1 रेज टू एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। लेकिन पोलिट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए P2 अपॉन P1 रेज टू एन माइनस 1 अपॉन एन इज इक्वल टू हम डायरेक्टली T2 बाई T1 लिख सकते हैं। और ये हम पीवीटी रिलेशनशिप्स, जो हमारा गैस वाला चैप्टर था, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, उसमें ये हम पढ़ चुके हैं कि पीवीटी रिलेशनशिप में पी और टी के बीच का रिलेशन ये बनता है पोलिट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। तो नया इक्वेशन कैसा बनेगा, एन अपॉन एन माइनस 1, MRT1 तो था ही, लेकिन ये जो P2 अपॉन P1 वाला टर्म था वहां हम लिखेंगे T2 अपॉन T1 माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई कर दे तो एन अपॉन एन माइनस 1 MRT1, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया T1 और ऊपर T2 माइनस T1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते तो T1 बाहर भी है, T1 यहाँ डिनोमिनेटर में भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो n अपॉन एन माइनस 1 MR इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1 जूल पर साइकिल, ये नया इक्वेशन बना। तो एक ही इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म है। ये अलग अलग फॉर्म की चर्चा हमें क्यों करनी पड़ती है, जब न्यूमेरिकल्स होगा तो न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यू दी है उसके अनुसार हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू दी है तो हम टेम्परेचर वाला इक्वेशन यूज करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम वाला टर्म दिया है तो हम प्रेशर वॉल्यूम वाला जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये नया फॉर्म है इक्वेशन का। अभी हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, मीन्स दूसरा कंप्रेशन प्रोसेस। पहले कंप्रेशन प्रोसेस के लिए वर्क डन फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया अलग अलग फॉर्म में। अभी सेकंड केस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मींस पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू सी। आइसेंट्रोपिक मींस नो हीट ट्रांसफर, और उसमें इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन है गामा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जहां हमने एन लगाया था उसी इक्वेशन में एन की जगह आप गामा लगा दीजिए। तो इक्वेशन सिंपली फिर से हम डिराइव नहीं करते हैं, जहां जहां भी एन की वैल्यू थी वहां हम गामा इंसर्ट कर देते। तो पहला इक्वेशन रहेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस 1 था, तो वहां गामा अपॉन गामा माइनस 1, P1 V1, P2 अपॉन P1 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, पहला इक्वेशन जूल पर साइकिल। फिर मॉडिफाइड गामा अपॉन गामा माइनस 1 MRT1, P2 अपॉन P1 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 MR T2 माइनस T1 जूल पर साइकिल। तो जो पहले इक्वेशन हमने डिराइव किए थे वही इक्वेशन लिख दिए हैं, सिर्फ कंडीशन ये है कि गामा इज मीन्स एन इज रिप्लेस्ड बाय गामा, एन की जगह हमने गामा यूज किया। लेकिन जब गामा की बात है तो हमें पता है कि गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, स्पेसिफिक हीट का रेशियो है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमें ये भी पता है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये दोनों इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं। तो ये सीपी सीवी वाला टर्म्स जो है वो हम लास्ट इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। गामा अपॉन गामा माइनस 1 MR T2 माइनस T1 है, तो मैं गामा की जगह क्या लिखता हूँ, सीपी अपॉन C1। गामा माइनस 1 मीन सीपी अपॉन सीवी माइनस 1, फिर m, तो m लिख दिया, r मीन सीपी माइनस सीवी।
और T2 माइनस T1 ऐसे कर दिया। अभी यहाँ दोनों में डिनोमिनेटर सीवी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सीपी, नीचे बचेगा सीपी माइनस सीवी। एम तो है ही, सीपी माइनस सीवी भी है, T2 माइनस T1 भी है, तो न्यूमरेटर में भी सीपी माइनस सीवी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एम सीपी T2 माइनस T1। तो एक नया इक्वेशन फॉर्म मिला हमें, एम सीपी T2 माइनस सीवी, जिसको हम बार बार कई बार कहते हैं एम सीपी डेल्टा टी, एम सीपी डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन हमें मिला आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। आई होप इट इज क्लियर। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मींस एक ऐसी प्रोसेस जहां हीट ट्रांसफर जीरो है, हीट ट्रांसफर होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस मींस ऐसी प्रोसेस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो पीवी इज इक्वल टू सी। आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन है पीवी इज इक्वल टू सी। सॉरी स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इक्वेशन तीनों एक साथ डिराइव करना जरूरी बनता है, बीच में हम छोड़ नहीं सकते। तो लेट मी कंप्लीट दिस लास्ट टॉपिक। तो फिर से हम इक्वेशन डालेंगे, W इज इक्वल टू एरिया 12341। फिर से तो ये आइसोथर्मल के लिए एरिया कौन सा बनेगा, 122 डबल डैश ये बराबर, फिर यहां से ये, तो हम एरिया ऐसे लिख सकते हैं 23562 प्लस एरिया 12671 माइनस एरिया 31। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं P2V2 पहले के लिए, प्लस यहां प्रोसेस का इक्वेशन चेंज होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है इसलिए पहले हमारी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस थी, लेकिन आइसोथर्मल के लिए वर्क डन की फॉर्मूला हमें नया इक्वेशन देती है, वो है P2V2 लॉग V1 अपॉन V2, लेकिन लॉग का बेस है E और माइनस P1V1। तो वही इक्वेशन जो पहले हमने इक्वेशन लिखा था पॉलीट्रोपिक के लिए, आप देख सकते हैं यहां मैंने इक्वेशन की शुरुआत की थी। मैं बता दूं ये P2V2, ये जो इक्वेशन था, लेट मी शो यू दैट इक्वेशन। तो उस इक्वेशन में क्या बदलाव है, ये जो हमने इक्वेशन यहां डाला था, दिस वन P2V2 प्लस दिस, तो पॉलीट्रोपिक के लिए इक्वेशन था P2V2 माइनस P1V1 अपॉन n माइनस 1। बाकी दो टर्म तो रेक्टेंगल का वो है एरिया, तो सिर्फ बीच वाला इक्वेशन चेंज होगा, कहने की बात ये है। तो बीच वाला इक्वेशन चेंज होता है, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा जो नया इक्वेशन बनेगा, हाईलाइटर से मैं चेंज करके बताता हूँ, तो ये P2V2 लॉग बेस ही V1 अपॉन V2। लेकिन आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है तो हमें पता है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों सेम है तो वो निकल जाएंगे। सिर्फ बचेगा यही P2V2 लॉग बेस ही V1 अपॉन V2। तो हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो गया, W इज इक्वल टू P2V2 लॉग बेस ही V1 अपॉन V2 जूल पर साइकिल। P2V2 की जगह मैं P1V1 इस्तेमाल करता हूं तो भी चलेगा, क्योंकि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है। तो P1V1 लॉग बेस ई V1 अपॉन V2 वो भी सही है, जूल पर साइकिल। और एक और इक्वेशन MRT1, P1V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MRT1 लॉग बेस ई, लेकिन V1 अपॉन V2 की जगह मैं P2 अपॉन P1 लिख सकता हूँ, जूल पर साइकिल। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, आइसोथर्मल है इसलिए। तो ये अलग अलग फॉर्म है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। किस प्रकार की वैल्यू प्रॉब्लम में या न्यूमेरिकल में दी गई है, उसके अनुसार हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। और ये तीनों अलग अलग फॉर्म जब डेरिवेशन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, तो आपको तीनों कंप्रेशन प्रोसेस के अलग अलग फॉर्म डिराइव करने पड़ेंगे। अगर मास का वेटेज कम है और कोई स्पेसिफिक कंडीशन वाला कंप्रेशन प्रोसेस मांगा है, तो तीनों इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अगर पॉलीट्रोपिक ही मांगा है तो पॉलीट्रोपिक का इक्वेशन डिराइव करो, आइसेंट्रोपिक ही मांगा है तो आइसेंट्रोपिक का इक्वेशन डिराइव करो, आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल का डिराइव करो। लेकिन कुछ भी कहा गया नहीं है और मास का वेटेज 7 to 8 मास का है, तो आपको तीनों कंप्रेशन प्रोसेस को कंसीडर करके वर्क डन फॉर्मूला डिराइव करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप मेरी सभी बातें आपको समझ में आई होगी, कोई क्वेरी बचती नहीं है। तो यहाँ मैं लेक्चर एंड करता हूँ। वर्क डन फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया तीनों प्रोसेस के लिए। तीनों प्रोसेस क्यों है ये बात समझनी जरूर है। तीनों प्रोसेस मीन्स
उसके ऊपर वर्क डन मीन्स पावर कंजप्शन डिपेंडेंट है। कोई अगर आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछता है, ये भी मैं एक साइड में एक्सप्लेन कर दूं कि भाई कंप्रेसर के लिए कौन सी कंप्रेशन प्रोसेस ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाली है, तो आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि जो ज्यादा एरिया वाला है वो ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा। तो ज्यादा एरिया मीन्स बाहर वाली जो लाइन है वो कौन सी है, पोलिट्रॉपिक। तो सॉरी, पोलिट्रॉपिक नहीं, आइसेंट्रोपिक। तो कहने के मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन अगर है तो वो सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा। सबसे कम पावर कंजप्शन करने वाला कंप्रेशन प्रोसेस कौन सा है, तो वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में एरिया कम मिलता है। एरिया कम मीन्स वर्क डन कम, वर्क डन कम मीन्स पावर रिक्वायरमेंट कम है। तो सबसे कम पावर कंजप्शन करने वाली प्रोसेस है आइसोथर्मल। ज्यादा पावर कंजप्शन करने वाली प्रोसेस है आइसोट्रॉपिक। और बीच वाली जो है वो एक्चुअल प्रोसेस जिसको हम पोलिट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये भी आपको साइड में याद रखना है। तीनों प्रोसेस हमने समझ ली है। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।